वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्टडी IQ पर स्वागत है एंड आई एम डॉक्टर रंजीता। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस NCERT के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो ये चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में ये थोड़ा सा एडवांस साइंस का चैप्टर है। इसमें हम हार्डकोर बायोलॉजी की बात करेंगे। इसमें हम जो है सिंस ये क्लास 9 का चैप्टर है तो इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जुड़े हुए सवाल आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि हम इस अर्थ पर हमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं, जिसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट्स सब कुछ आता है, उन सबको हम किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं और एक तरीके का ऑर्गेनिज्म दूसरे तरीके से कैसे डिफरेंट है और कितनी तरीके के ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर हो सकते हैं, जो कि अब तक हम उसको डिस्कवर कर चुके हैं। तो हम इसमें उनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और उनके प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, उनकी क्वालिटीज़ की बात करेंगे कि किस तरीके के ऑर्गेनिज्म में क्या कुछ हमें मिलता है, और उसी से बेस्ड हमें एग्जाम में उसी पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो यू कैन सेंड मी अ मेल ऑन दिस ईमेल एड्रेस। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आप चाहते हैं कि इस जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं उन सभी से जुड़े हुए PDF को डाउनलोड करना, तो इस चैनल पर सारी PDF को शेयर कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7 और 8 साइंस NCERT के लेक्चर्स को देखना, तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक करें। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे इवोल्यूशन की। जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितनी भी लिविंग चीज़ें इस अर्थ पर आइडेंटिफाई की गई हैं और कैटेगराइज की गई हैं, तो उनका बेसिस क्या है, हमने किस बेसिस पे हमने उनको कैटेगराइज किया है कि ये एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरे तरीके का ऑर्गेनिज्म है। तो जो वो कैटेगराइजेशन है उसका बेसिस है देयर बॉडी डिज़ाइन। एक तो उनके बॉडी का डिज़ाइन कैसा है, बॉडी डिज़ाइन इन फॉर्म एंड फंक्शन। उनके बॉडी का देयर बॉडी डिज़ाइन इन फॉर्म एंड फंक्शन, उनके बॉडी का डिज़ाइन, उनकी फॉर्म कैसी है और उनका फंक्शन किस तरीके का है, उसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है। जो चार्ल्स डार्विन है, हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बार डिस्क्राइब किया था, उन्होंने अपना आइडिया दिया था इवोल्यूशन का 1859 में अपनी बुक में, द ऑरिजिन ऑफ स्पीशी। ऑरिजिन ऑफ स्पीशी जो है चार्ल्स डार्विन का बहुत ही फेमस किताब है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू रिमेंबर। चार्ल्स डार्विन जो हैं एक बायोलॉजिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी ऑरिजिन ऑफ स्पीशी इन 1859। तो ये बहुत ही चर्चित किताब है, बहुत फेमस बुक है ये। उन्होंने इसमें जो है बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स के बारे में लिखा था, ठीक है। तो उनका एक बहुत फेमस जो कोट है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो थ्योरी है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। यू कैन व्हेनेवर यू आर हैविंग टाइम यू कैन टोटली रीड दैट थ्योरी। तो द फर्स्ट ग्रुप आर फ्रीक्वेंटली रेफर टू एज प्रिमिटिव। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि एक ग्रुप के बारे में बोलते हैं जो कि प्रिमिटिव है या लोअर है। मतलब प्रिमिटिव या लोअर, उसको हम किस बात पे बोल रहे हैं, उसको हम सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब प्रिमिटिव मतलब पुरातन काल के, उनको हम पुरातन काल के क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी इवोल्यूशन होता है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ बनती है, उससे पहले उसका एक सिंपल फॉर्म बनता है। आप किसी भी चीज़ में इस चीज़ को देख सकते हैं। मतलब जब हम आज के दिन आप अर्थ पर इतने कॉम्प्लेक्स तरीके के ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, जिसमें से ह्यूमन सबसे कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं, मैमल्स जो हैं, और बर्ड्स देखते हैं आप तरह तरह के, बैक्टीरियाज, वायरस। तो मतलब जब शुरुआत हुई थी अर्थ पर, इस जीवन की शुरुआत हुई थी, तो आप उस टाइम को इमेजिन करिए जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, लाइक 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। उस टाइम पे अर्थ जो थी वो एक मॉल्टन स्टेट में थी, मतलब वो एक लावे का गोला थी, एकदम पिघले गोले के जैसा, ठीक है। वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होती गई और फिर हमारा एटमॉस्फेयर बना। जब हमारा एटमॉस्फेयर बना तो उसकी कॉम्पोजिशन ऐसी बनी जो आज के दिन है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बारिश होती है, फिर ओशंस बनते हैं धीरे धीरे। ओशंस बनने के बाद कहीं जाके लाइफ की पहली फॉर्म जो है वो आती है। तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो आज भी आपको देखने को मिल रही है। तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो बहुत ही सिंपल फॉर्म थी। तो हम उस फॉर्म ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं, प्रिमिटिव फॉर्म। वो प्रिमिटिव कैसे है, क्योंकि उसके अंदर ट्रू ऑर्गेनेलीज नहीं मिलेंगे। हमने सेल वाले इस चैप्टर में पढ़ा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होता है, उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म है। तो वो जो प्रिमिटिव सेल्स थी उनके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें नहीं थी, या फिर अगर उनमें सेल फॉर्मेशन जब हुआ उसके बाद उनके अंदर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, टिश्यूज़ के बारे में हम बाद में हमने फिर ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा है। तो जो जैसे जैसे एडवांस होते गए वैसे वैसे सिस्टम्स डेवलप होते गए बॉडी में। तो जब सबसे पहला ऑर्गेनिज्म ने इस अर्थ के ऊपर जन्म लिया तो वो एक सिंगल सेल प्रिमिटिव सेल था। वो एकदम
वो था। और धीरे धीरे जब क्या होता है, एडवांस फॉर्म इवॉल्व होती जाती है, उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। मतलब सबसे पहले सिंपल फॉर्म से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होती है इवॉल्व होती जाएंगी अर्थ पर। तो ये आप मतलब अपने ब्रेन में थोड़ा सा रखिए कि जो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, कुछ भी आप देखिए, जब सेल फोन्स बने या टीवी बना या साइकिल बनी या बाइक्स बनी, तो आप देखिए जो सबसे पुराने पुराने जो मॉडल्स हैं वो बहुत ही बेसिक मॉडल्स होंगे। फिर क्या होगा, एडवांस मॉडल्स, जैसे मोबाइल के केस में आप देखोगे, पहले एक सिंपल सा एक मोबाइल होता था, पहले हम सोच भी नहीं सकते मोबाइल हो भी सकता है। वायर वाले फ़ोन से हम लोग बात करते थे, फिर वायरलेस फ़ोन्स आए हैं, फिर मोबाइल्स आए हैं। मोबाइल्स में अब मतलब टच स्क्रीन इज़ वेरी वेरी कॉमन, एवरीबडी इज़ हैविंग टच स्क्रीन फ़ोन। अब तो क्या हो रहा है, प्लाज्मा स्क्रीन की बात हो रही है, मतलब वर्चुअल स्क्रीन की बात हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें एडवांस होती जाती हैं। सो सबसे पहला जो सेल था वो था बहुत प्रिमिटिव सेल, और फिर एडवांस फॉर्म ऑफ सेल आता रहा थ्रू प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स जो है इवॉल्व करते गए। तो जो ये चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। हम लोग बात करेंगे सभी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लेके सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो आपको इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है ना, आपको एक ओवरव्यू देगा पूरी अर्थ के ऊपर कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। हो सकता है ये चैप्टर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि इसको सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश। तो यू जस्ट बी विद मी। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम, विच इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ मोनो नहीं है, आई मीन एक ही तरीके की चीज़ें नहीं है, तरह तरह की भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के जीव हैं, उनके भांति भांति की कलर्स हैं, उनके भांति भांति के स्ट्रक्चर है बॉडी का, और एवरीथिंग सब कुछ डिफरेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी, इंग्लिश वर्ड। तो ये जो वर्ड है वो कॉमनली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? रेफर टू वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, तरह तरह की वेराइटी के लाइफ फॉर्म्स जो हैं अर्थ पर अवेलेबल है। तो डाइवर्सिटी लाइफ फॉर्म शेयर द एनवायरनमेंट एंड द अफेक्टेड बाय ईच अदर। अब जो भी तरीके का स्पीशी या जो भी तरीके का ऑर्गेनिज्म एक जगह पे मिलेगा, वो वहाँ के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से अफेक्टेड होता है, वन, साथ में वो अफेक्टेड होता है एक दूसरे स्पीशी के इंटरेक्शन के साथ। ऐसा नहीं होगा कि एक तरीके का ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सिर्फ इसीलिए डेवलप हो रहा है क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, वो वहाँ के रहने वाले स्पीशी से भी क्या होगा, इंटरेक्शन करेगा, एंड इट विल गेट अफेक्टेड बाय दैट स्पीशी एंड इट विल अफेक्ट दैट स्पीशी बोथ वेज। ठीक है, इन सब का रिजल्ट क्या होगा इंटरेक्शन का? इन सब का रिजल्ट होगा एक स्टेबल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशी कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। स्टेबल कम्युनिटी बन जाएगी, एक तरह तरह की स्पीशी तरह तरह के एनवायरनमेंट में इंटरैक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ, तो एक स्टेबल कम्युनिटी का जन्म होता है। जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, ओन पार्ट इन द रीसेंट टाइम्स इन चेंजिंग द बैलेंस ऑफ सच कम्युनिटी। जानते हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग से लेके स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन से लेके काफ़ी सारी स्पीशी का एक्सटिंक्शन। अब हर एक स्पीशी के एक्सटिंक्शन के लिए ह्यूमन बींग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों का ऑरिजिन ही नहीं हुआ था उस टाइम तक, राइट? तो काफ़ी सारी, लेकिन जो रीसेंट स्पीशी एक्सटिंक्ट हो रही है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू राइज इन द टेम्परेचर, या और कोई चीज़ें हमने आर्टिफिशियली उठा के कुछ चीज़ें ऐसे एनवायरनमेंट में दे दी हैं जहाँ पे वो नहीं थी नेचुरली, तो उन्होंने दूसरे स्पीशी को थ्रेट दे दिया। तो उस तरीके की चीज़ें हैं जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन बींग्स। द डाइवर्सिटी इन सच कम्युनिटीज अफेक्टेड बाय पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, वाटर, क्लाइमेट एंड सो ऑन। ये आप जानते हैं, वहाँ की कैसी स्पीशी होगी वो वहाँ की हवा, पानी, अदर स्पीशी, सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। तो अगर हम बात करें रफ एस्टिमेट, तो देर आर अबाउट 10 मिलियन स्पीशीज ऑन द प्लैनेट। हमारे इस प्लैनेट पे कितनी स्पीशीज है? रफ है, ये रफ एस्टिमेट है 10 मिलियन, एंड 1 मिलियन इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, 10 लाख 1 मिलियन। तो 10 मिलियन का क्या मतलब हो गया? ठीक है, कैलकुलेट कर लो। तो इतने तरीके के स्पीशीज हैं। स्पीशी मतलब एक स्पीशी, हम जानेंगे स्पीशी क्या होती है ना, on the planet, although we actually only know 1 to 2 million of them। हम इसमें से सिर्फ 1 से 2 मिलियन को अभी तक क्लासीफाई कर पाए हैं कि भाई ये इस टाइप की कैटेगरी में फॉल करेगी, ये है, ये है। 1 से 2 मिलियन। अभी भी सोचिए कि कम से कम 80% से ज़्यादा
जो लाइफ फॉर्म है अर्थ पर, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अमेजिंग नहीं है आपको लगता? हम मतलब प्लैनेट से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मार्स पे, अलग अलग गैलेक्सीज में हम देख रहे हैं, बट हम अपनी खुद की अर्थ को पूरी तरीके से अभी नहीं जानते। उस पे रहने वाले 10 मिलियन स्पीशीज जो हमारा रफ एस्टिमेट है, हो सकता है इससे काफ़ी ज़्यादा हो नंबर, लेकिन उसको हम नहीं जानते। हम सिर्फ और सिर्फ अभी 10 से 20% स्पीशीज़ को सिर्फ जानते हैं, और 80% को अभी जानते भी नहीं हैं। अभी भी हम जो है दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ फॉर्म ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवेज, तो अब हम बात करते हैं जो वार्म और ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं। अगर आप ज्योग्राफी के केस में आपने अभी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा अगर हम अर्थ को डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेटर है 23.5 डिग्री पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री साउथ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, इसको स्केल मत करना, ठीक है। 23 से 23 के बीच वाला जो एरिया है ना, ये क्या है? ये ट्रॉपिकल एरिया है, क्योंकि ये दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। ऑब्वियसली यहाँ पे सन में आपने बार बार पढ़ा होगा, मैंने भी आपको काफ़ी लेक्चर्स में पढ़ाया है, सन का पोजीशन कहाँ होता है? सन का पोजीशन जब 21 जून आता है तो सन पोजीशन कहाँ पे होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पोजीशन होता है, मतलब 90 डिग्री पे पोजीशन हो जाएगा। जब विंटर सॉलिस्टिस आएगा दिसंबर में ना, 23 ऑफ दिसंबर को जब विंटर सॉलिस्टिस आएगा तो सन कहाँ पोजीशन हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जाकर। हमारे यहाँ पर उस टाइम पे गर्मी होगी, यहाँ पर उस टाइम पे, हमारे यहाँ पर उस टाइम पे सर्दी होगी, और यहाँ पे गर्मी हो जाएगी। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जब विंटर्स आती हैं उस टाइम पर हमारे यहाँ पे समर्स होती है। मतलब टेक्निकली ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस कब मनाता है? ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस मनाता है धूप में, वहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता उस टाइम पे, क्योंकि उनके यहाँ पर उस टाइम पे गर्मी पड़ती है। तो क्योंकि विंटर्स में, क्योंकि जो क्रिसमस जो है उसका ओरिजिन कहाँ पर है? उसका ओरिजिन ब्रिटिश एंड यूएस में हुआ है। तो क्या हो रहा है, इस वजह से वो लोग ठंडे में मनाते हैं। रेनडियर आएगा, सेंटा क्लॉज आएंगे, वो सब होगा। हाँ, लेकिन आप समझ सकते हैं, मतलब यू कैन कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स। तो बात क्या कर रहे हैं हम? वार्म एंड ह्यूमिड जो ट्रॉपिकल रीजन है, वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन तो ट्रॉपिक्स के बीच में है, जो अर्थ का, वो जो है रिच इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो सबसे ज़्यादा रिच होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी लाइफ फॉर्म को ग्रो करने के लिए जो बेस्ट एनवायरनमेंट होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्श मतलब डेजर्ट जैसा हार्श नहीं होना चाहिए टेम्परेचर। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, थोड़ा गर्म रहेगा, वार्म एंड ह्यूमिड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए, मॉइस्चर रहना चाहिए, और हल्की सी गर्मी रहनी चाहिए। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप एक ब्रेड को रख दीजिए मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी के बीच, मतलब मॉइस्चर और थोड़ी सी गर्म की जगह में, उसके अंदर आपको फंगस ग्रोथ फटाफट दिख जाएगी। सेम ब्रेड को अगर आपको बचाना है तो आप उसको फ्रिज में रख दीजिए, उसमें नहीं होगा। फ्रिज में क्या होगा? फ्रिज में टेम्परेचर डाउन है। तो अच्छी ग्रोथ के लिए, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशी के लिए जो होता है वो क्या चाहिए हमें? वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। तो ये हमें ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलता है, इसीलिए ट्रॉपिकल एरिया में बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो ज़्यादा हमको मिलती है। ठीक है, इस रीजन को, जो ये ट्रॉपिक्स के बीच में रीजन है, इसको बोला जाता है रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में भी ये मेगा डाइवर्सिटी वाला रीजन है। जो ऑफ द प्लैनेट, मोर देन हाफ ऑफ इट्स कंसंट्रेशन इज इन, मतलब ये जो कंट्रीज है ना, इसके अंदर 50% जो से ज़्यादा स्पीशी रहती हैं। कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, ज़ायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। आप मैप पे देख सकते हैं, सारी की सारी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, मोर देन 50% ऑफ द स्पीशीज़ आर कन्फाइंड टू दिस ट्रॉपिकल बेल्ट। तो इस ट्रॉपिकल बेल्ट में रहती हैं सारे मैक्सिमम स्पीशीज़। तो ये रीजन ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप इस केस में, इंडिया के केस में देख सकते हैं। अगर इंडिया के केस में देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ कहाँ पर मिल रही है? तो हिमालयाज़ एक स्पॉट है, ठीक है, ये पूरा हिमालयन बेल्ट। फिर एक बेल्ट है चिल्का लेक वाली, यहाँ पे मिलती है। फिर सुंदरबंस वाला एरिया तो है ये पूरा, ये चिल्का लेक सुंदरबन वाला एरिया। फिर ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया है। फिर एक डेजर्ट वाली अलग तरीके की डाइवर्सिटी मिलती है। तो इस तरीके से इंडिया में अलग अलग स्पॉट्स हैं जहाँ पे अलग अलग, ये वो रीजन्स हैं जो यहाँ पे मिलते हैं हिमालयाज़ में, वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। मतलब हिमालय की जो स्पीशी होंगे एकदम ही अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे। डेजर्ट एरिया के बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल अलग है। वेस्टर्न घाट के स्पीशीज़ अलग ही तरीके के एंडेमिक स्पीशीज़ हैं। चिल्का लेक में जो आपको मिलते हैं ऑलिव रिडेड टर्टल्स और ये सब यहाँ पे ही मिलेंगे आपको, अलग ही हैं। सुंदरबंस में जो आपको टाइगर मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलता।
तो मतलब इन केस अगर आप इंडिया के केस में बात करते हैं तो इंडिया में इस तरीके के कितने सारे, मतलब एक कंट्री के अंदर इतने सारे तरह तरह की बायोडाइवर्सिटी के मिलती है हमको, बिल्कुल डिफरेंट स्पीशी, बिल्कुल डिफरेंट प्लांट्स, बिल्कुल डिफरेंट एनिमल्स, प्रोटिस्टा, मोनरा, सारे, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं जिसके बारे में ये चैप्टर है, हम बात करते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि हम किस बेसिस पे जो स्पीशीज़ हैं तरह तरह की उनको क्लासिफाई करते हैं, किस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे। तो बायोलॉजिस्ट हैं अर्नस्ट हैकल 1894 में, और रॉबर्ट विटेकर 1869 में, और कार्ल वीज 1977 में। इन सब ने क्या किया, ट्राई टू क्लासीफाई ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉड कैटेगरीज एंड कॉल्ड किंगडम्स। अब ये जो साइंटिस्ट के नाम है मैंने क्यों आपको पढ़ के बताया, ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है भाई, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है। और एग्ज़ाम जो सेट होते हैं उनके लिए सबसे पहले बुक्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी हैं। तो जब उनके सिंपल सिंपल क्वेश्चंस एग्जॉस्ट हो जाएंगे ना पेपर सेट करने के लिए, तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, तो वो क्या करेंगे, एग्जामिनर्स क्या करेंगे, तो फिर वो थोड़े कॉम्प्लेक्स, उसी किताब में से कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को उठाएंगे, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट के नाम जो हैं इस किताब में ही हैं। तो आप एक बार देखो, विटेकर की क्लासिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप एक फेमस क्लासिफिकेशन है। ये दो और साइंटिस्ट हैं, आपको इनके नाम पता रहने चाहिए। तो उन्होंने क्लासिफाई किया, तो क्लासिफिकेशन थी विटेकर की, प्रपोज जो विटेकर है उन्होंने कितने 5 किंगडम्स में प्रपोज किया। मैंने आपको बोला था विटेकर इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने पूरे ऑर्गेनिजम्स को इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्होंने उनको 5 तरीके की किंगडम्स में क्लासिफाई कर लिया। अभी किंगडम्स क्या है तो मैं आपको अभी नेक्स्ट चार्ट में हम देखेंगे कि वो किंगडम्स कैसी होती हैं, कहाँ पे फॉल करती हैं। किंगडम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये फॉल कहाँ पे करती हैं हम बात करेंगे। तो उन्होंने 5 तरीके की किंगडम्स में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसने 5 तरीके से सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया कि ये 5 तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, जो विटेकर ने 5 तरीके के किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया, तो वो उन्होंने किस बेसिस पे किया, तो उनका जो बेसिस था वो था उनका सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। 3 बेसिस लेके उन्होंने उसको क्लासीफाई किया। क्या क्या 3 बेसिस हैं, देखिए ये समझ लीजिए आप। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी जो सेल है, उनकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, उनका न्यूट्रिशन, उनको खाने का तरीका उनका कैसा है, और उनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। इन 3 बेसिस को मान के उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। अब हम जानेंगे ये 5 किंगडम्स क्या हैं। क्लास 9 एनसीईआरटी में बहुत इलेबोरेटली दिया हुआ है, अब हम इसको क्लासीफाई करके पढ़ेंगे। जो दूसरा था मॉडिफिकेशन, जो वीज ने दी, इंट्रोड्यूस जो की वीज ने, उन्होंने क्या किया, मोनेरा को उन्होंने आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया। आर्कीबैक्टीरिया में बोला और एक यू बैक्टीरिया बोला, एक बैक्टीरिया बोला एक आर्कीबैक्टीरिया बोला, ठीक है। वीज ने उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, ठीक है। फिर आप ये देखिए, पहले इस चार्ट को हम पहले ध्यान से समझते हैं। 5 तरीके से क्लासीफाई हुआ है। ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर रहते हैं, सबसे पहले उनकी 2 कैटेगरीज हैं, या तो वो प्रोकैरियोट्स हैं या फिर वो यूकैरियोट्स हैं। प्रो का मतलब, प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव सेल है, यूकैरियोट्स क्या है, इनका ट्रू सेल है। पहली तो बात ये समझिए इस वर्ड का क्या मतलब है। इस चार्ट के ऊपर अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपके यहाँ पे हेड में ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनका प्रिमिटिव सेल है। प्रिमिटिव सेल का क्या मतलब है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इनका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं है, बार बार मैं बताती हूँ। इनका जो जेनेटिक मटीरियल होगा सेल के बीच में वैसे ही पड़ा रहेगा, ट्रू न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, जो कि हमने लास्ट क्लास में सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ा है। यूकैरियोट्स के केस में क्या होगा, यूकैरियोट्स के पास एक ट्रू न्यूक्लियस होगा। पहले तो 2 डिवीजन हो गए, तो पहले जो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसके अंदर जो सिंगल सेल वाले होते हैं वो होते हैं मोनेरा, उनको मोनेरा कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोट्स हैं और सिंगल सेल हैं, दोज आर कॉल्ड मोनेरास, ठीक है। यूकैरियोट्स जिनका ट्रू सेल है उनके पास, वो फिर 2 तरीके के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एक सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास मल्टीपल सेल होती हैं। जो यूकैरियोट्स मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका सेल ट्रू है लेकिन वो यूनिसेलुलर है, वो कौन होंगे, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा कौन है, ये फर्स्ट है मोनेरा,
सेकेंड प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कौन है? यूकेरियोट्स हैं लेकिन सिंगल सेलुलर है। फिर यूकेरियोट में मल्टी सेलुलर आ गए। मल्टी सेलुलर में दो तरीके के हो सकते हैं, विद सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तो सबके पास है, विद सेल वॉल, एडिशनल सेल वॉल है उनके पास, या फिर विदाउट सेल वॉल। ठीक है, तो विद सेल वॉल में कौन आएगा? विद सेल वॉल में एक तो हम जानते हैं प्लांट्स आएंगे फर्स्ट, है ना, और एक आएगी फंगस। फंगस के पास भी सेल वॉल होता है। 3, 4, तो ये फंगस कौन होती है? जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। सेल वॉल है इनके पास बट ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ये होते हैं फंगस। फिर सेल वॉल है लेकिन फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो कौन है? वो प्लांट्स हैं। फिर यहाँ पे ये तो विद सेल वॉल थे, विदाउट सेल वॉल जो होंगे वो होंगे एनिमल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकेरियोट है, मतलब उनका सेल जो है वो ट्रू सेल है, जो मल्टी सेलुलर है, और जो जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो है एनिमल्स। ऐसे यूकेरियोट्स जो कि मल्टी सेलुलर हैं लेकिन जिनके पास सेल वॉल है, उसमें से फंगस वो है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, प्लांट्स वो हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। वो 5 किंगडम्स है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, मोनेरा उसमें से वो होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर हैं, मोनेरा। यूकेरियोट्स में यूनिसेलुलर है तो उसे प्रोटिस्टा कहा जाएगा। मल्टी सेलुलर हैं तो वो सेल वॉल भी हो सकती है, विदाउट सेल वॉल भी हो सकते हैं। तो सेल वॉल होगी तो दो तरीके के होंगे, या तो फंगस होगी या तो प्लांट्स होंगे। अगर सेल वॉल है और फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता तो फंगस है वो। अगर सेल वॉल है लेकिन फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो वो सारे प्लांट्स हैं। मल्टी सेलुलर है लेकिन सेल वॉल नहीं है, वो सारे के सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन अभी आपके हेड में बैठ गई होगी। इसे 2-4 बार पढ़ोगे तब आएगा ये चैप्टर समझ में, पढ़ लेना। ठीक है, रिवाइज जरूर करना है इस चैप्टर। ये था एक बात। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर अब बात कर रहे हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यही है, इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। प्रोकैरियोट्स जो थे उसके अंदर क्या थे? प्रोकैरियोट्स कौन थे? वो थे प्रोकैरियोट्स थे और सिंगल सेल थे। ये क्या है? ये थे हमारे मोनेरा, है ना, मोनेरा थे, यही थे ना, मोनेरा थे ना, ये देखो मोनेरा। तो मोनेरा थे ये। इसने क्या किया? इसमें कौन कौन आते थे? बैक्टीरिया आता है, इसमें साइनोबैक्टीरिया आता है, और इसके अंदर वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, मोटाइल और नॉन मोटाइल, कुछ भी हो सकते हैं ये। फिर प्रोटिस्टा जो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? जो कि रिजेंबल करते हैं एंसेस्ट्रल प्लांट्स को। प्रोटिस्टा कौन है? वो ट्रू सेल्स हैं लेकिन उनके पास सिंगल सेल है। तो वो किसको रिजेंबल कर रहे हैं? वो एंसेस्ट्रल प्लांट्स, मतलब जो पुराने ज़माने के प्लांट्स हैं उसको रिजेंबल कर रहे हैं। एनिमल्स को भी रिजेंबल कर रहे हैं और फंगस को भी रिजेंबल कर रहे हैं पुराने ज़माने के। जब वो आगे बढ़ते गए तो वो अलग अलग ये तीनों में डिवाइड हो गए। प्रोटिस्टा पुराना सिंगल सेल था, तो प्रोटोजोआ आएगा, इसमें स्लाइम आएगा, ये सब आएंगे। फंगस तो आपको पता ही है, फंगस क्या है? हेटेरोट्रॉपिक है क्योंकि खुद नहीं बना रहा अपना खाना। सेल वॉल है लेकिन हेटेरोट्रॉपिक है। प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉपिक है, नॉन मोटाइल है। एनिमल क्या है? हेटेरोट्रॉपिक है, नॉन मोटाइल है, फूड इंजेस्टेड इनटू द बॉडी। देखो हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरो मीन्स दूसरों से, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन ले रहा है। हेटेरोट्रॉपिक दूसरों से न्यूट्रिशन ले रहा है। नॉन मीन्स नहीं, मोटाइल मीन्स मूवमेंट नहीं कर रहा। फूड इंजेस्टेड, टेकन इनटू बॉडी बिफोर डाइजेशन। ठीक है, तो ये सारे इनके करेक्टर्स इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा बताए गए हैं। आई होप आपको ये 5 किंगडम ज़रूर समझ में आए होंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पे किया है हमने? तो जो क्लासिफिकेशन है इज डन बाय सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल। तो सबसे पहले क्या आती है? सबसे जो बड़ा ग्रुप है जैसे कि वो आता है किंगडम। किंगडम के नीचे आता है फाइलम, एनिमल्स के केस में बोलेंगे, डिवीजन प्लांट्स के केस में बोलेंगे। देखो किंगडम है, किंगडम के नीचे आएगा फाइलम या फिर डिवीजन। डिवीजन होगा प्लांट्स, फाइलम होगा एनिमल्स। ठीक है, उसके नीचे क्या आएगा? क्लास, फिर क्या आएगा? ऑर्डर, फिर क्या आएगा? फैमिली, फिर क्या आएगा? जीनस, फिर आएगा स्पीशी। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, किंगडम को आप समझ लीजिए हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे। ठीक है, अलग अलग किंगडम्स हैं, जैसे कि मिल्की वे है हमारी, मिल्की वे से में क्या है? फाइलम डिवीजन में क्या आएगा? वो जैसे कि मान लीजिए हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम में से फिर क्या आएगा? क्लास क्या आएगा? अर्थ। फिर ऑर्डर क्या आएगा? मान लीजिए एशिया। फैमिली क्या आएगी?
इंडिया। फिर मान लीजिए जीनस में क्या आएगा, हरियाणा, यूपी, कुछ भी। और फिर स्पीशी में क्या आएगा, ठीक है, फरीदाबाद, यूपी में से मतलब हाथरस, बनारस, ठीक है, कुछ भी आ गया तो वो स्पीशी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको समझिए। किंगडम क्या है, सबसे बड़ा किंगडम, फिर उसके नीचे फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जीनस, फिर स्पीशी। तो इस तरीके से नीचे नीचे आते जा रहे हैं। फिर हम मतलब सबसे नीचे पे हम क्या बात कर रहे हैं, स्पीशी। स्पीशी क्या है, बिल्कुल रीजनल लेवल, मतलब एक एक स्पीशी अलग है। कैनाइन सारे हो सकते हैं, उसमें अलग अलग स्पीशी होंगी। जैसे डॉग्स के केस में डॉग्स की अलग अलग स्पीशी हो सकती है, कोई बुलडॉग हो सकता है, कोई जर्मन शेफर्ड हो सकता है, कोई लैब्राडोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये बात है। इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम किस तरीके से हायरार्की, मतलब एक हायरार्की को क्या कहते हैं, मतलब एक हायर क्लास, लोअर क्लास, क्लास इन द सेंस बड़ा ग्रुप, छोटा 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 छोटा, मतलब वो उसका सब ग्रुप है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मिल्की वे, फिर सोलर सिस्टम, फिर अर्थ, फिर हमने बात की एशिया, फिर हमने बात की इंडिया, फिर हमने बात की यूपी, हरियाणा, फिर हमने बात की एक एक स्टेट की, सिरसा, कुछ भी, है ना। तो इसके एक हायरार्की बनी हुई है। सबसे टॉप लेवल पे क्या है, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, है ना। तो स्मॉलर और स्मॉलर ग्रुप में आता जाएगा। जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होगी वो क्या है, स्पीशी। फिर हम उसके अंदर बात करेंगे स्पीशी की, ठीक है। तो जो स्पीशी होती है वो इंक्लूड करती है ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परपेचुएट। स्पीशी हम उसी को कहेंगे जिसमें कि ऑर्गेनिज्म सेम होंगे। सिमिलरिटी किस बात पे बात करते हैं हम, अगर हम बायो की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, तो हम सिमिलरिटी में बात करते हैं जो कि ब्रीड करने के लिए केपेबल हैं। और परपेचुएट मतलब ब्रीड करने का मतलब यही होता है कि दे आर एबल टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। अगर हमने उसका मेट भी किया है तो भी वो आगे अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो स्टेराइल नहीं होना चाहिए। वो जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो भी फर्दर क्या होना चाहिए, केपेबल ऑफ ब्रीडिंग। वो केपेबल ऑफ ब्रीडिंग होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि वो एक स्पीशी है। देखिए, आर्टिफिशियली हम किसी स्पीशी को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन जब हम आर्टिफिशियली क्रॉस कर देंगे किसी स्पीशी को, तो जो उस स्पीशी की जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जो नई स्पीशी बनेगी, वो क्या होती है, वो स्टेराइल हो जाती है। अगर वो स्टेराइल हो गई तो समझ लीजिए वो स्पीशी कामयाब नहीं है, क्योंकि वो आगे ब्रीड नहीं कर पाएगी। एक स्पीशी को हम तभी स्पीशी कहते हैं जब आपस में क्रॉस करने पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो वो भी फर्दर फर्टाइल होना चाहिए। दैट ऑफस्प्रिंग शुड नॉट बी स्टेराइल, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिस पे हम बात करते हैं कि वो जो स्पीशी है वो कंपैटिबल है या नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हमने 5 तरीके के हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर लिया था किंगडम्स में, 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था हमने, ठीक है। हमने किंगडम्स में डिवाइड किया था 5, कौन कौन सी थी, फटाफट से मेरे साथ साथ नाम बोलो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये 5 किंगडम्स में हमने डिवाइड किया था। अब हम एक एक किंगडम को लेंगे और हम उसके बारे में, वो क्या होती है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब मोनेरा अगर हम बोल रहे हैं, याद रखिए मोनेरा कौन है, प्रोकैरियोटिक है ना। तो अगर हम मोनेरा बोल रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास क्या है, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। मैंने बोला प्रोकैरियोटिक है ये, इनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है या फिर ऑर्गेनेलीज नहीं है। न्यूक्लियस भी एक तरीके का ऑर्गेनेलीज है। तो इनके पास डिफाइंड, मतलब डिफाइंड का मतलब क्या, उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस में। नॉर डू दे हैव एनी ऑफ शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन, उनका मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन भी नहीं है, सिंगल सेल है उनके पास। और उनका वो जो एक सेल है उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं और जो उनका न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, उसकी मेम्ब्रेन नहीं है। बार बार मैं ये समझा रही हूँ आपको। दूसरा, ये तो उनका सबसे बड़ा फीचर है। फिर दूसरा क्या है, उनके अंदर जो डाइवर्सिटी होती है वो बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टर्स, उनके और जो कैरेक्टर्स हैं उसके बेसिस पे उनके अंदर डाइवर्सिटी होती है। अदरवाइज आप कहोगे कि मोनेरा अगर यही कैरेक्टर है तो बस ऐसा ही होता है, एक ही सेल होता है, नहीं, उनके अंदर भी वैरायटी है। किंगडम है पूरी की पूरी, किंगडम के अंदर क्या है, किंगडम के अंदर अलग अलग फाइलम होंगे, क्लास होगी, ऑर्डर होगा, फैमिली होगी, जीनस होगी, फिर उसके कहीं जाके स्पीशीज़ होगी। मोनेरा के अलग अलग स्पीशीज़ होंगे, है ना। तो कैसे होता है ये, तो ये कैसे है, सम कैसे क्लास अलग अलग डिफरेंस कैसे होंगे, डाइवर्सिटी क्या होगी इनके अंदर, सम हैव सेल, सम हैज सेल वॉल,
while some do not. एक सिंगल सेल है उनका, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास सेल वॉल भी होगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके पास सेल वॉल नहीं होगा। और क्या होगा, अगर सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, सेल वॉल होने या ना होने से क्या होता है, उनका जो बॉडी डिजाइन है उसके अंदर फर्क पड़ता है। ओके, फिर एक तो पहला तो क्या था, एक तो उनके पास सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है, इस बेसिस पे होगा डिफरेंशिएशन या डाइवर्सिटी। दूसरा उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, तो इसके अंदर क्या हो सकते हैं, इसके अंदर ऑटोट्रॉप्स भी आ रहे हैं, इसके अंदर हीटरोट्रॉप्स भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। मोनिरा के अंदर दोनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक जो अपना खाना खुद बना रहे हैं और एक जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे। सारे मोनेरा हैं। मोनेरा को हम किस बेसिस पे मोनेरा बोल रहे हैं, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल है और सिंगल सेल है, प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल, उसको मोनेरा बोल रहे हैं। उसके अंदर डाइवर्सिटी के फॉर्म में क्या हो सकता है, उनके अंदर सेल वॉल हो सकती है, किसी के अंदर सेल वॉल नहीं होगी। कोई लोग खाना खुद बना सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म खाना खुद बना सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म खाना खुद नहीं बना पाएंगे। और क्या होगा, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सारे इनके एग्जाम्पल हैं। अब देख लो आप खुद ही, बैक्टीरिया जो है खुद नहीं बनाता, ब्लू ग्रीन एल्गी बना लेती है। तो इस टाइप से क्या होता है, इनकी क्लासिफिकेशन होती है। देखिए इसमें आप ये देख सकते हैं, ये ट्रू बैक्टीरिया सेल है, इसमें क्या है देखिए, इसका जो डीएनए देखो कैसे पड़ा हुआ है। अदरवाइज इसके पास अगर ये प्रोकैरियोट होता, वो यूकैरियोट होता, तो इसके यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन बनी होती, लेकिन आप इसमें देखिए मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस में जो इसके अंदर जो डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है, राइबोसोम्स हैं, इसकी एक सिंगल सेल है, इसके पास बैक्टीरियल फ्लैजिलम भी है। तो इस तरीके से क्या है, ये फर्स्ट किंगडम की बात हुई है। तो फर्स्ट किंगडम क्या आती है हमारी, फर्स्ट किंगडम है मोनेरा। मोनेरा को हम क्या बोलते हैं, जो सिंगल सेल है और जो प्रोकैरियोटिक है। उसके अंदर डाइवर्सिटी हमें कैसे मिलती है, कुछ के अंदर सेल वॉल होती है, कुछ के अंदर सेल वॉल नहीं होती। कुछ जो है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, कुछ अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, इस बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रोटिस्टा क्या होते हैं, प्रोटिस्टा क्या है, हमारे किंगडम का सेकंड, 5 किंगडम है टोटल, तो सेकंड जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा क्या था, हमने बोला था, हमने बताया था ये यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर, तो दिस ग्रुप इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ट्रू सेल है लेकिन एक ही सेल है इन ऑर्गेनिज्म में, ट्रू सेल लेकिन एक सेल। तो इसमें से क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपेंडेजेस होती हैं। अपेंडेजेस क्या होती हैं, अपेंडेजेस मतलब हमारे, अपेंडेजेस का मतलब होता है प्रोजेक्शंस। ओके, हाथ हमारे पैर अपेंडेजेस हैं, जैसे इसके केस में सिलिया है, हेयर लाइक सिलिया होंगे, विप लाइक फ्लैजिला होगा, सिलिया या फ्लैजिला। अपेंडिक्स मतलब उसके साथ अटैचमेंट्स निकले हुए हैं, इनके अंदर अपेंडेजेस होती हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हीटरोट्रॉपिक भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी हो सकती है, डायटम्स हो सकते हैं, प्रोटोजोआज हो सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए, ये पैरामीशियम का डायग्राम है, तो ये ऐसे पैरामीशियम है पूरा, इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। देखिए इसके अंदर एक अपेंडेजेस निकली हुई है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, फ्लैजिला। ठीक है, तो हमने सेकेंड किंगडम की बात की, उसका क्या नाम है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है, इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अंदर क्या होगा, अपेंडेजेस निकले होंगे और इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होगा। इसके अंदर और ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, कौन कौन से, ये जैसे इसमें पैरामीशियम दिखाया गया है, और क्या है ये अमीबा है। ठीक है, अमीबा, इसके अंदर भी ट्रू न्यूक्लियस है, तो ये हमारी सेकेंड किंगडम थी। इसके अंदर भी क्या हो सकता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ये ऑटोट्रॉप भी हो सकता है, हीटरोट्रॉप भी हो सकता है ना, तो ये कुछ भी हो सकता है। फिर हम आते हैं अपनी थर्ड किंगडम पे। थर्ड किंगडम क्या थी, फंगस। अब ये क्या थी, आप याद करो, वो चार्ट याद करो, हमने चार्ट कैसे बनाया था। पहला था प्रोकैरियोटिक, उसके अंदर तो सिंगल सेल था एक, मोनेरा। फिर था हमारा यूकैरियोटिक, उसके अंदर सिंगल सेल था, प्रोटिस्टा। फिर थे मल्टीसेलुलर, उसके अंदर क्या क्या था, यहाँ पे था हमारा विद सेल वॉल और यहाँ पे विदाउट सेल वॉल। तो विद सेल वॉल में 2 आते थे, फंगस एंड प्लांट्स, और विदाउट सेल वॉल में एनिमल्स। तो फंगस कौन है, विद सेल वॉल, लेकिन ये अब देखते हैं हम, तो ये क्या है, हीटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं विद सेल वॉल। ठीक है, इनके पास सेल वॉल है। तो सम ऑफ देम यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड
एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। इनको सेप्रोट्रोप्स कहा जाता है क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये डिकेड फूड के ऊपर, डिकेड फूड जो होता है उसके ऊपर फीड करते हैं। और इनके जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, ये जो रिक्वायर्स अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, उनको उसका लिविंग प्रोटोप्लाज्म को ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं और उसको खा लेते हैं। तो इनको इसलिए पैरासाइट भी बोला जाता है क्योंकि खुद का न्यूट्रिशन नहीं बनाते, दूसरे एनिमल का न्यूट्रिशन ही लेते हैं, एनिमल प्लांट कुछ भी। तो जो बहुत सारे होते हैं उनके पास कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेज इन देयर लाइफ्स। तो जो फंगस होती है वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। इनके पास सेल वॉल है, दे मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। इनकी जो फंगस है ना, ये फंगस का टिपिकल बात हो रही है, इनके पास सेल वॉल है। देखो अगर फंगस के बारे में आपको लिखना है तो क्या बताओगे आप, ये यूकेरियोटिक है, ये हेटेरोट्रॉपिक है, इसके पास सेल वॉल है, इसके पास एक स्पेशल शुगर से बना है चिटिन से, है ना। ये सारी बातें लिखोगे। एग्जाम्पल क्या है, यीस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गए, मशरूम्स हो गए, है ना। और आजकल आप पढ़ते हो, जब यहाँ पे आया म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में पढ़ा, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वो सब क्या है, वो फंगस है, वो इस वाले ग्रुप में फॉल करते हैं, ठीक है। तो जो सब कुछ फंगस है ना, वो क्या करते हैं, लिव इन द परमानेंटली म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गी। उसको हम जो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एक परमानेंट रिलेशनशिप में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, तो उसको हम लाइकन्स कहते हैं। रिलेशनशिप जो होता है ये सिम्बायोटिक, और उसके साथ जो रहती है एक फंगस और एक एल्गी, दोनों मिलके रहते हैं, उसको हम कहते हैं लाइकन। फंगस प्लस एल्गी का ये क्या है, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उसको हम लाइकन कहते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हमने थर्ड कैटेगरी की बात की, विच इज फंगस। फंगस कौन है, यूकेरियोटिक नहीं है, यूकेरियोटिक है, सेल वॉल है उसके पास, हेटेरोट्रॉपिक है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं अपना खुद खाने के बनाने के लिए, उसका जो स्ट्रक्चर बना होता है वो चिटिन नाम के कॉम्प्लेक्स शुगर से बना होता है। ओके, आई होप आपको ये तीनों, ये आप फंगस देख सकते हैं, इस तरीके की ग्रोथ लगती है, तो इसको हम, ये जो फंगस इस तरीके की ग्रोथ आपको दिखाई देती है तो इसे हम फंगस कहते हैं। आई होप आपको इतना चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, किंगडम्स की बात कर रहे हैं। अब तक हमने 3 किंगडम्स के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन से, प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा एंड फंगस। अब हम जानेंगे प्लांट्स की तरफ। अब ये थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ लीजिए, प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स हैं, जिनके पास क्या है, इनके पास सेल वॉल है, ये ऑटोट्रॉप्स हैं, और क्लोरोफिल जो है उसको यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। जितने भी प्लांट्स हैं इसके अंदर जो आते हैं, ऑल प्लांट्स जो हैं इसी के अंदर आएंगे। प्लांट्स और एनिमल मोस्टली विजिबल फ्रॉम डाइवर्सिटी अराउंड लाइन, लेकिन ये इतना बड़ा ग्रुप है प्लांट्स कि आपको इसकी बहुत सारी डाइवर्सिटी दिखाई देती है, ठीक है। प्लांट्स के बारे में डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में। फिर एनिमल में क्या होता है, एनिमल किसको कहते हैं, फिर एनिमल वो हैं जिनके पास क्या है, जो कि मल्टी सेलुलर हैं, यूकेरियोट्स हैं, विदाउट सेल वॉल हैं और हेटेरोट्रॉप्स हैं, उनको हम सबको कहते हैं एनिमल्स। फिर एनिमल की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, प्लांट्स की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, एनिमल्स की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। फाइन, तो ये जो था अभी तक हमने 5 किंगडम्स के बारे में बात कर लिया। अब हम इन किंगडम्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। 3 के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, कौन कौन सी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगस। अब हम बात करेंगे डिटेल में प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स को हम जानते हैं, ये फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट। अगर हमको प्लांट्स को डिवाइड करना है, देखो प्लांट्स एक ब्रॉड लेवल पे आप समझ गए कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर हैं, यूकेरियोटिक हैं, और जिनके पास सेल वॉल है और जिनके पास क्लोरोफिल है, वो सब प्लांट है, ठीक है। अब प्लांट्स को भी हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे, तरह तरह के प्लांट्स होते हैं, तो जो उनका क्लासिफिकेशन है वो कैसे किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेदर द प्लांट बॉडी हैज़ वेल डिफरेंशिएटेड, क्या उसके पास ट्रू प्लांट जैसी बॉडी है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके बेसिस पर हम प्लांट्स को फिर डिवाइड कर रहे हैं। छोटे छोटे माइन्यूट प्लांट्स भी हैं, माइक्रोस्कोपिक, और एक ट्रू प्लांट्स जो आपको दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे। तो जो क्लासिफिकेशन का ये नेक्स्ट लेवल आ गया। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेदर द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैव स्पेशल टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट और एंड अदर सब्सटेंस। पहली बात देखेंगे हम, उसके पास बॉडी है कि नहीं प्लांट जैसी। फिर अगर उसके पास प्लांट जैसी बॉडी है, फिर उसके पास हम देखेंगे कि उसके पास स्पेशल टिश्यू है कि नहीं ट्रांसपोर्ट के लिए। जाइलम फ्लोएम की बात है ये, कि उसके पास जाइलम फ्लोएम है या नहीं है। फिर तीसरा क्या है कि वो सीड्स बियर करता है या नहीं। थर्ड लेयर क्लासिफिकेशन की,
एबिलिटी टू बियर सीड्स एंड वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स। इस बात पे हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं 3 क्राइटेरियाज पे। किन 3 क्राइटेरियाज पे? फर्स्ट, कि उस प्लांट के पास ट्रू बॉडी है या नहीं, प्लांट जैसी बॉडी है या नहीं। सेकेंड, उसके पास जाइलम और फ्लोएम है या नहीं। थर्ड, उसके पास बीज है या नहीं, बियर सीड्स बियर करता है कि नहीं बियर करता। और उसके जो सीड्स होते हैं वो कवर के अंदर होते हैं कि नहीं, कवर कौन सा होता है, फ्रूट के अंदर होते हैं कि नहीं होते, या ऐसे ही बाहर रहते हैं उसके सीड्स। इस बेसिस पे हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये चैप्टर, बट एक बार पढ़ लो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला हम सबसे ज़्यादा टाइम अब इस क्लासिफिकेशन को समझने पे देंगे, कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं। प्लांट्स हैं सारे के सारे, एक तरीके के प्लांट्स जिसके अंदर ट्रू प्लांट की बॉडी ही नहीं है, ठीक है। प्लांट बोलते हैं हम उसको, किस बेसिस पे बोलते हैं? यूकेरियोट, सेल वॉल और मल्टी सेलुलर और क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ें होने की वजह से हम उसे प्लांट बोल रहे हैं। लेकिन जो उसकी बॉडी है प्लांट जैसी ट्रू बॉडी नहीं है, प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड, प्लांट जैसी बॉडी नहीं है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? प्लांट की जैसी बॉडी है, फर्स्ट लेयर है ये, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर में प्लांट जैसी बॉडी नहीं है, तो उसके अंदर कौन आएंगे? थैलोफाइटा। जो प्लांट्स आएंगे उनको बोलते हैं थैलोफाइटा, ठीक है, जिसके अंदर एल्गीज आती हैं बेसिकली, ठीक है, ये सारी एल्गीज आते हैं। तो ये वाला आप याद करेंगे, थैलोफाइटा। फिर जिसके पास प्लांट जैसी बॉडी है, ये हो गए सारे अलग। प्लांट जैसी बॉडी है लेकिन उनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है, कुछ ऐसे होंगे वस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट। वस्कुलर टिश्यू क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। इनके पास कुछ होंगे जिसके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है, कुछ जो है। जिनके पास नहीं है उनको कहेंगे ब्रायोफाइटा। जिनके पास वस्कुलर टिश्यू है मतलब जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, उनको क्या कहेंगे? उनको ट्रैकियोफाइटा कहेंगे। ट्रैकियोफाइटा, उनके पास ये जाइलम और फ्लोएम है। फिर ठीक है, हमने मान लिया वस्कुलर टिश्यू भी है। अब वो सीड प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता? डू नॉट प्रोड्यूस सीड और प्रोड्यूस सीड। जो सीड प्रोड्यूस नहीं करता उसको टेरिडोफाइटा कहेंगे, टेरिडोफाइटा। जो सीड प्रोड्यूस करता है उसको फेनेरोगैम्स कहेंगे, फेनेरोगैम्स। तो फेनेरोगैम्स फिर 2 तरीके के हो सकते हैं, जिसके अंदर सीड्स जो होते हैं बियर नेकेड सीड्स, मतलब फ्रूट नहीं है, सीड्स खुले हुए पड़े हैं, जिम्नोस्पर्म्स। जो बियर करते हैं सीड इनसाइड फ्रूट्स, जिसके पास फ्रूट्स लगते हैं, वो होते हैं एंजियोस्पर्म। तो ये वाली क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या थी? प्लांट की ट्रू बॉडी है या नहीं है, ठीक है। सेकेंड लेवल था उसके पास जाइलम फ्लोएम है या नहीं है, नहीं है तो ब्रायोफाइटा, है तो ट्रैकियोफाइटा। फिर ट्रैकियोफाइटा फर्दर डिवाइड होते हैं तीसरी लेयर, कि उसके पास सीड्स प्रोड्यूस होते हैं या नहीं होते। फिर अगर होते नहीं होते सीड प्रोड्यूस तो टेरिडोफाइटा, प्रोड्यूस होते हैं तो फेनेरोगैम्स। फिर फोर्थ लेयर में जो सीड्स हैं वो खुले हुए पड़े हुए हैं या वो फ्रूट्स वाला बेयरिंग फूड, तो एंजियोस्पर्म अगर फ्रूट्स हैं, जिम्नोस्पर्म अगर नहीं है। फिर वो जो फ्रूट्स लगते हैं उनके सीड्स जो होते हैं उसके 2 लेयर्स में हैं तो डाइकॉट्स, अगर सिंगल सीड है तो मोनोकॉट। तो ये क्लासिफिकेशन है। ओके, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, 2-4 बार पढ़ लो याद हो जाएगी, कम से कम इतना ज़रूर हो जाएगा याद कि किस बेसिस पे बता रहे हैं हम, किस बेसिस पे बता रहे हैं। प्लांट की ट्रू बॉडी है, प्लांट की ट्रू बॉडी नहीं है तो थैलोफाइटा, ये वाला थैलोफाइटा। अगर है प्लांट की ट्रू बॉडी है प्लांट की, तो फिर हम देखेंगे भैया जाइलम फ्लोएम है या नहीं है उसके पास। जाइलम फ्लोएम नहीं है तो है ब्रायोफाइटा। जाइलम फ्लोएम है अगर, तो फिर हम देखेंगे सीड प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता। नहीं प्रोड्यूस करता तो टेरिडोफाइटा, करता है तो फिर 2 तरीके से बोलेंगे कि भैया कैसे सीड प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे ही सीड्स प्रोड्यूस कर दे रहा है या फ्रूट्स हैं उसके पास। अगर वैसे ही सीड प्रोड्यूस कर दे रहा है नेकेड सीड्स तो जिम्नोस्पर्म्स कहेंगे। अगर वो उसके पास फ्रूट्स लगते हैं जैसे जामुन हो गया, आम हो गया, फ्रूट्स लगते हैं तो एंजियोस्पर्म है वो। एंजियोस्पर्म में फिर और फर्दर देखते हैं एंजियोस्पर्म किस तरीके का है, डाइकॉट है कि मोनोकॉट है। अगर उसके जैसे चना है, चना के 2 सीड्स होते हैं ना, एक दो टुकड़े हो जाते हैं तो होगा डाइकॉट। जैसे बादाम हो गया फिर 2 टुकड़े हो जाते हैं। मोनोकॉट कौन सा होगा? जिसके अंदर 2 टुकड़े नहीं होते, एक सिंगल सीड रहता है, ठीक है। तो ये थी क्लासिफिकेशन, थोड़ी सी थी। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट बी विद मी, ओके, आ जाएगी समझ। तो थैलोफाइटा कौन है? वो प्लांट जिनके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी भी नहीं है। प्लांट जैसे दिखते हैं छोटे छोटे, लेकिन इनके पास ग्रीन दिखेंगे हमें, लेकिन प्लांट के जैसा ऐसे स्ट्रक्चर पूरा, रूट्स है ना, स्टेम और ये सब नहीं होगा, ठीक है, वो सब नहीं होगा। तो इनको कहते हैं हम थैलोफाइटा। इसके अंदर कौन आता है? उसके अंदर आती है एल्गीज, ओके।
इनके अंदर एल्गीज आते हैं। फिर ये जो प्लांट है वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है इनके पास, लेकिन क्या है ये एल्गीज आते हैं। ये जो प्लांट्स है प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक हैं, पानी के अंदर रहते हैं, आपको पानी में मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर स्पायरोगायरा आएगा, नाम लर्न कर लेना, जैसे स्पायरोगायरा का नाम लर्न कर लेना कम से कम, क्लेडोफोरा नाम लर्न कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि स्पायरोगायरा इज अ थैलोफाइटा क्या। बाकी देखो बहुत कम लोग इस चैप्टर को सच में पढ़ते हैं और बहुत कम लोगों को ये रिटेन होता है। तो अगर आपने ये पढ़ लिया और आपको रिटेन होता है और इसमें से क्वेश्चन आएगा तो समझ लीजिए कि बहुत बहुत कम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पे हमेशा एज लेने की कोशिश किया करो, ठीक है। फिर बात हो रही है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा जो हैं इनको क्या बोला जाता है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन क्या होते हैं? जो पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी, लैंड में भी, वाटर में भी, उन्हीं को एम्फीबियन कहते हैं। तो प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस मतलब पानी में भी उग जाएंगे, ज़मीन पे भी उग जाएंगे, पानी मिल गया तो भी उग जाएंगे, नहीं मिला तो भी उग जाएंगे। तो ये देखिए इसके अंदर मॉस आता है। ये कहाँ लगता है? बारिश होती है तो ऐसे सीढ़ियों पे लग जाता है ना, कहीं कहीं पे पार्क में लग जाता है, ये ग्रीन कलर का। तो ये जो प्लांट की बॉडी इनके पास क्या है? प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसमें आप देखोगे अगर अच्छे ध्यान से तो प्लांट बॉडी इसमें डिफ्रेंशिएट हो चुकी है। जिसमें नहीं होती थी उनको थैलोफाइटा कहते थे। अब इसमें प्लांट बॉडी आपको दिख रही है ना, छोटी छोटी दिख रही है। इसके अंदर प्लांट बॉडी है ये, लेकिन पानी में और ज़मीन पे दोनों जगह के कॉम्बिनेशन पे लग जाते हैं। लेकिन इनके पास क्या नहीं है? इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है, ठीक है। दे हैव नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर। जाइलम क्या करता है? पानी लेके जाता है। फ्लोएम क्या करता है? न्यूट्रिशन, जो खाना बनाते हैं प्लांट्स, जो उसको स्टोर करने के लिए अलग अलग पार्ट्स पे लेके जाता है। तो जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? मॉस। तो ये मॉस जो है ये आपको दिखाई देगा, मर्चेंटीना बोलते हैं, मर्चेंटिया, ठीक है। तो ये मॉस, कॉमन लैंग्वेज में इसको मॉस बोला जाता है। तो ये जो है किसका एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइटा का। पहला हमने क्या पढ़ा? थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर थर्ड क्या आ रहा है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या होगा? टेरिडोफाइटा के अंदर ये जो ग्रुप है इसकी डिफ्रेंशिएटेड बॉडी तो है, हम उसी सारे में आ गए। इसके अंदर रूट स्टेम लीव्स भी हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर है, वो भी है। तो इसके अंदर मिसिंग क्या है? इसके अंदर क्या मिसिंग है भाई? अपनी क्लासिफिकेशन पे आओ। इसके अंदर हमने वस्कुलर है, वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है तो ब्रायोफाइटा। वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है लेकिन सीड्स नहीं प्रोड्यूस करा तो उसको हम टेरिडोफाइटा कह रहे हैं, है ना। सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ओके ओके ओके, हाँ। तो टेरिडोफाइटा में क्या हो रहा है? तो टेरिडोफाइटा में ये सारी चीज़ें हैं, मतलब प्लांट के जैसा स्ट्रक्चर है, कंडक्शन के लिए जाइलम फ्लोएम है, लेकिन ये क्या कर रहा है? सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है। तो इसका क्या एग्जाम्पल है? मार्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्सटेल। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स इन ऑल दीज थ्री ग्रुप्स आर वेरी इनकॉस्पिशियस एंड दे आर देयरफॉर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स और दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब इसके अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है? प्लांट फर्दर कैसे आगे प्रोपोगेट करता है? तो इनका थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, तो उसके अंदर हम इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। बट इतना समझ लो, वो वाले प्लांट्स जिनका ट्रू बॉडी स्ट्रक्चर है, जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट है, लेकिन डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, उनको टेरिडोफाइटा कहते हैं। देखो कुछ मत करना इसमें लर्न, लेकिन इस क्लासिफिकेशन में बस इतना जरूर कर देना, थैलोफाइटा का नाम याद कर लेना, ब्रायोफाइटा का नाम याद कर लेना, टेरिडोफाइटा का नाम याद कर लेना, फिर जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का, डाइकॉट का, मोनोकॉट का, इतना कर लेना बस। ये वाली मेरी जो अभी मैंने बात बोली इतना ज़रूर कर लेना, ठीक है। इस हेड के अंदर क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हो रही है उसको ज़रूर समझ लेना, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है हमें नहीं पता क्योंकि सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हमने क्या बात किया कि सीड्स उसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो अब हम बात करेंगे सीड्स प्रोड्यूस होने वाले प्लांट्स की। वो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स होंगे। क्या होगा उसके अंदर? डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जो कि हमने क्लास 8 में पढ़ा था। ओवरी जो है प्लांट के केस में, स्टेमन, पेटल, स्टेम, ये सब हमने प्लांट का स्ट्रक्चर फ्रूट का पढ़ा था।
जो कि सीड्स बनाते हैं। अभी हमने देखा था सीड्स ना बनाने वाले प्लांट था, जो कैटेगरी थी उसको हम टेरिडोफाइटा कहते हैं। अब ये जो दोनों कैटेगरीज हैं ये दोनों सीड्स प्रोड्यूसिंग कैटेगरीज हैं। किस बेस पे अभी इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? सीड्स जो हैं वो ओपनली ऐसे ही पड़े हुए हैं या वो फ्रूट के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। तो सीड्स आर रिजल्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ये तो आपको अच्छे से पता है क्लास 8 से। तो उनके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है अलॉन्ग विद स्टोर फूड, तो जो असिस्ट करता है उस एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए, है ना। फ्रूट क्या होता है? वो फ्रूट सीड्स को न्यूट्रिशन देने के लिए बनाया गया होता है। तो ये जो ग्रुप है इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म क्या होते थे, एंजियोस्पर्म क्या होते थे? तो जिम्नोस्पर्म थे जिसके अंदर फ्रूट्स के बीच में सीड्स नहीं पड़े हुए। जिम्नोस्पर्म कौन थे? वो नेकेड, जिम्नो मीन्स नेकेड, जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड्स, तो जिसके अंदर नेकेड सीड्स पड़े हुए हैं, जिम्नोस्पर्म। तो जो प्लांट्स जिसके अंदर सीड्स बियर हो रहे हैं लेकिन वो सीड्स कैसे हैं? वो सीड्स ओपनली नेकेड पड़े हुए हैं प्लांट के ऊपर, ठीक है। ये क्या होते हैं? यूजुअली पेरेनियल, हर टाइम पे ये वाले जो प्लांट्स होते हैं पेरेनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, वुडी होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पाइन्स एंड देवदार, इसका एग्जाम्पल है। तो इसके केस में क्या है? सीड्स हैं लेकिन सीड्स जो हैं वो ओपनली पड़े हुए हैं, फ्रूट्स के अंदर नहीं है। फिर आती है बारी एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्मा मीन्स सीड्स। एंजियो मीन्स कवर्ड, कवर्ड सीड्स। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मीन्स नेकेड, सीड्स मीन्स सीड्स, है ना, और स्पर्म मीन्स सीड। तो इसमें क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनके जो सीड होते हैं इनसाइड द ओवरी और वो फ्रूट बन जाता है। सिंपल सी बात है, फ्रूट वाले बेयरिंग है। तो इसमें प्लांट जो एम्ब्रियो है उसके अंदर कॉटिलिडन्स के बीच में सीड्स रहता है। कॉटिलिडन्स क्या होती है? सीड की लीव्स होती हैं, जैसे कि 2 मिलती हैं, किसी केस में 1 होती है। जो एंजियोस्पर्म है उनको हम डिवाइड करते हैं फिर से फर्दर 2 पार्ट्स में, डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। प्लांट्स विद सीड हैविंग इन सिंगल कोटिलिडन आर कॉल्ड मोनोकोटिलिडन्स, और जिसके अंदर 2 कोटिलिडन्स होती हैं उनको कहते हैं डाइकॉट्स। तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स से हम इनको एंजियोस्पर्म को डिवाइड करते हैं। एंजियोस्पर्म के 2 डिवीजन है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। इस वाले चार्ट में आप देख सकते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर मोनोकॉट होगा तो पैरेलल वेनेशन रेटिकुलर रूट सिस्टम होगा। इसके बस आप एग्जाम्पल देखो। हाँ, मोनोकॉट के एग्जाम्पल क्या है? देखो यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ग्रास, ऑर्किड्स, ये सब मोनोकॉट हैं। सनफ्लावर, मेपल, ओक, कसावा, ये सब डाइकॉट्स हैं, ठीक है। तो इंडिया केस में भी आप देख सकते हो जो हमारी फिर वो है। तो ये जो था इस चैप्टर का पार्ट 1 था। इस चैप्टर में हमने जानने की कोशिश की कि डाइवर्सिटी क्या होती है। हमने जानने की कोशिश की कि 5 किंगडम्स कौन कौन सी हैं एनिमल्स की, जिसमें से हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा, फंगस के बारे में पढ़ा और प्लांट्स के बारे में पढ़ा। प्लांट्स को हमने क्लासीफाई फिर से किया, किस बेसिस पे? कि ट्रू स्ट्रक्चर है या नहीं है प्लांट्स के पास। सेकेंड लेयर थी, अगर ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है तो हम उसको थाइलोफाइट्स कहते थे। ट्रू स्ट्रक्चर है तो हम उसमें देखते थे कि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है या नहीं है। नहीं है प्रेजेंट तो ब्रायोफाइट्स कहते थे। प्रेजेंट है तो फिर हमने फर्दर उसको क्लासीफाई किया, किस किस में? टेरिडोफाइट में किया। अगर उसके पास क्या है, सीड्स अगर वो बियर नहीं करता तो, अगर वो सीड्स बियर करता है तो फिर हमने उसको कहा एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म कहा, फिर एंजियोस्पर्म जिसके अंदर फ्रूट्स होते हैं। फिर एंजियोस्पर्म को हमने 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड किया, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। तो ये जो था हमारे थोड़ा सा चैप्टर जो था बायो का, थोड़ा हार्डकोर बायो था इसके अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है तो आप इससे जुड़े हुए सभी सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो आई विल स्ट्रांगली इंसिस्ट कि इस लेक्चर को आप 2-3 बार ज़रूर देख लें, ताकि आपकी मेमोरी में ये स्टिक हो जाए और इससे जुड़े हुए जो भी सवाल आते हैं आप उनको सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू सो मच। एनिमल किंगडम के बारे में हम लोग इस चैप्टर के 2nd पार्ट में पढ़ेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।